भाई वाजिब अली और उनके साथ तमाम राजस्थान के किसान, हरियाणा के किसान और देश भर से आए हुए तमाम यूनियंस के लोग, सभी का यहाँ स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बिलों के बारे में, कृषि के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं और भी हमारे बहुत सारे साथी, सिद्दीक साहब है, सलामुद्दीन एडवोकेट साहब और रशीद साहब तो छेड़ के चोट के बहुत सारी बातें बताई देवे, तो उन पे शायद मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। शायद कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो अच्छी न लगे, कुछ बातें ऐसी भी हो जाएंगी शायद आप हजम भी कर जाएं। जो ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन अब सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रह गया है। पिछले 75 साल से, जब से देश आजाद हुआ है, किसान संघर्ष कर रहा है अपनी आजादी के लिए। यहाँ सब आजाद हो गए, यहाँ पर व्यापारी आजाद हो गए, उद्योगपति आजाद हो गए, राजनेता आजाद हो गए, तमाम तरह के जो दूसरे लोग थे वो सब आजाद हो गए थे। लेकिन अगर आजाद नहीं हुआ था तो वो किसान जाति थी, किसान आजाद नहीं हुआ था और उसके लिए वो पिछले 70-75 साल से संघर्ष कर रहे थे। मैं ये बात सबूत के साथ इसलिए कह सकता हूं कि आपने देखा होगा, किसी के लिए भी आयोग बना होगा, नीति आयोग, व्यापारी आयोग और तमाम तरह के आयोग और उनकी प्लानिंग बनी है। ये आप डिपार्टमेंट वाइज अगर आप गूगल पर जाकर देखें, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे कि सबके लिए किसी ना किसी तरह की नीति बनी है, नियम बने हैं, उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि सरकार के पास किसान के लिए कोई आयोग और कोई नीति नहीं है। कितनी अफसोस की बात है कि जिस मुल्क में सारी अर्थव्यवस्था किसानों पर डिपेंड करती हो, जब कोरोना काल में तमाम अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया, तमाम तरह के जो उद्योग थे वो नीचे चले गए, -23 के आसपास यहाँ की अर्थव्यवस्था आ गई, इकोनॉमी आ गई, उस वक्त इस देश के किसानों ने यहाँ अन्न उपजाकर इस देश की आन बान शान को बचाने का काम किया है। उस किसान के लिए इस देश में कोई प्लानिंग ना हो, कोई किसी तरह की योजना ना हो, कोई आयोग ना, इससे बड़ी अफसोस की बात और इससे बड़ी ताज्जुब की बात कोई हो नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों के पास कोई, किसानों के लिए प्लानिंग नहीं है। किसानों के खिलाफ भी एक प्लानिंग है, उनके लिए भी एक प्लानिंग है कि उनको इग्नोर कर दिया जाए, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो अपनी तमाम जमीनें, जो उनकी फसल है उसका घाटा हो जाएगा, औने पौने दाम पर बेचेंगे और आखिर उन जमीनों को वो अपने उद्योगपतियों के लिए बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ऐसी प्लानिंग है जो उन्होंने बनाई नहीं है, लेकिन वो उस पर बार बार अमल कर रहे हैं कि किस तरह से ये किसान इस खेती मजदूरी को भी छोड़कर उद्योगपतियों के हवाले कर जाएं। लेकिन किसान इतना संघर्षशील है, इतना मेहनतकश है, इतना धैर्यवान है, इतना दिल से मजबूत और दिलियर है कि उसने अपनी जमीनों से उनको इतना लगाव है जैसे अपनी औलादों से, अपने बेटे बेटियों से होता है। उन्होंने घाटा सहन कर लिया, उन्होंने तमाम तर परेशानियां झेल ली, कड़ाके की ठंड झेल ली, लेकिन जमीनों के साथ उनका लगाव कम नहीं हुआ और इस वजह से उन्होंने अपनी जमीनें नहीं छोड़ी, जमीनें नहीं बेची, अपनी खेती नहीं छोड़ी। तो इसका सरदर्द केंद्र की सरकार को पिछले 15-20 साल से दिखाई दिया। अभी कोई साथी कह रहा था कि कांग्रेस की नीतियों का बुरा लगेगा वाजिब साहब, और यहाँ जो कांग्रेस के हमदर्द बैठे हुए हैं, जब उन्होंने स्वामीनाथन आयोग बनाया था, क्या ऐसा कभी होता है? 2008 में स्वामीनाथन आयोग तश्कील हुआ था, किसान की फसल को लेकर, उसकी बेच को लेकर, उसके लिए दाम तय करने के लिए। कोई बीमार आदमी है, उसको खांसी है, नजला है, जुकाम है, डॉक्टर के पास उसको ले जाएं, उसका एक्सरे करवा दें।
तो एक्सरे में अगर ये बात आ जाए कि इसको टीबी है, तो क्या उसका इलाज करवाना वाजिब हो जाता है कि नहीं हो जाता? बताइए, हो जाता है कि नहीं हो जाता? इसी तरह से किसानों का एक्सरा हो गया, परेशानी हो गई कि क्यों उसके दाम नहीं मिल पा रहे, किस तरह से उनकी खेतियां बर्बाद हो रही है, किस तरह से किसान उस फसल को छोड़ने के लिए तैयार है। उसका जब ये एक्सरा हो गया, लेकिन एक्सरा तो करवा दिया कांग्रेस ने, लेकिन दवाई के नाम पर स्वामीनाथन आयोग को वो दबाकर बैठे रहे। और 2014 में इसी बात का फायदा उठाकर मोदी ने कहा कि भाई ठीक है, कांग्रेस ने किसानों को कुछ नहीं किया, लेकिन मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दूंगा और किसानों की आय को जो लागत है उससे 1.5 गुना में उसको लागत दूंगा अगर आप मुझको वोट देते हैं। किसान तो भोले हैं, वो तो यकीन कर लेते हैं, उनके पास साजिश है, फरेब तो है नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई चलो इनको देख लिया 10 साल, क्यों ना हम इनको भी आजमा कर देख लेते हैं। और देश के किसानों ने ये फैसला कर लिया कि भाई चलो अब के भारतीय जनता पार्टी और मोदी पे यकीन कर लेते हैं। और उन्होंने भी कहा, तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग को लेकर जो बात कही थी, किसानों ने पूछा कि भाई बताइए, आपने कहा था कि किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी और स्वामीनाथन आयोग को हम लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, तो राधा कृष्ण मोहन जो उस वक्त के कृषि मंत्री थे, जो आज ये नरेंद्र सिंह तोमर बोलते हैं ना, उस वक्त के राधा मोहन कृषि मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस हुआ और कहा कि भाई बताइए, आपने तो कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे और यहाँ किसान जहाँ संघर्ष कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना है? मैं कोई गलत बात कोट नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड की बात है। राधा मोहन कृषि मंत्री ने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फनामा, जिसको हम शपथ पत्र कहते हैं, दाखिल करके कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लागत का 1.5 गुना किसानों को दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप सोचिएगा कि कांग्रेस ने जो किया वो दबाकर बैठ गए, बीजेपी ने जो कहा कि हम लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि नहीं कर सकते। तो हमारे लिए तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे साबित हुए ना, हुए कि नहीं हुए? इसलिए जो ये कांग्रेस है, बीजेपी है या कॉरपोरेट से कोई भी हामी सरकारें हैं, ये सरकारें किसानों के भले के लिए नहीं होती, क्योंकि इनके जीतने में, इनके जो सत्ता में आने के लिए इन कॉरपोरेट का पैसा लगता है। और उन पैसों की बदौलत जब ये सत्ता में आसीन होती है तो ये किसानों का भला नहीं देखती, किसानों के साथ तो फरेब करती है, झांसा देती है, उनको किसी न किसी तरह से बहकावे में रखती है। और आज वही मोदी जो कहता था कि मैं किसानों के लिए हूं, किसान मेरे दिल के करीब हैं, मैं किसानों का भला चाहता हूं, वो सिर्फ देश में 2 आदमियों का भला चाहता है, क्योंकि पूरा देश का जो इकोनॉमी है वो सब डाउन हो गई, कहीं से भी कोई मुनाफा नहीं दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां से उद्योगपतियों को पाला जा सकता है। तो उन्होंने ये तीनों बिलों को कब लेकर आए? जब बिल्कुल कोविड का ऊंचाई चल रही थी, 5 जून को अध्यादेश लेकर आए, जोर दरवाजे से लेकर आए। क्या कभी किसी को हमने गिफ्ट देनी